Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सारफेसी एक्ट 2002। बच्चों, इसकी फुल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये इस चैप्टर का नाम है। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, पर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ चीज बता देना चाहता हूं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि सर सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट में इस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो बच्चों ये चैप्टर आपके, आप ये मानकर चलिए कि 4 मार्क्स का आता है। अगर मैं एवरेज ले लूं तो ये 4 मार्क्स की वेटेज लेकर चलता है। पहली बात। दूसरी बात, क्या सर ये चैप्टर हर अटेम्प्ट में आता है? बिल्कुल भी नहीं, ये चैप्टर हर अटेम्प्ट में नहीं आता। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर 2019 दिसंबर में आया था, उसके बाद 2020 में नहीं आया, 2021 के जून में नहीं आया, 2021 के दिसंबर में आया, 2022 के जून में भी नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि ये चैप्टर हर अटेम्प्ट में आता है। आप ये लगा लीजिए 3 से 4 अटेम्प्ट छोड़कर एक बार इसका क्वेश्चन, एवरेज में ये 4 मार्क्स का बैठा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली बात। दूसरी बात, सर क्योंकि ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएमए फाइनल के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 मार्क्स का है। तो क्या सर हम इसको, जैसे कि हम बाकी सभी चैप्टर्स पढ़ते हैं, आपने लॉ सब्जेक्ट में बाकी जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें हमेशा हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमने एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं साथ के साथ स्कैनर सॉल्व करते हैं। तो क्या सर इस चैप्टर के अंदर हम ऐसा नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि कम मार्क्स है? नहीं, बिल्कुल। हम इस चैप्टर के भी साथ के साथ में आपके पूरा स्कैनर सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इस चैप्टर को समझेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली समझते हैं कहानी के तौर पर। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, ये देखिए प्रीवियस ईयर में जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है उसको हम साथ के साथ सॉल्व करते हुए चले। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझाने के लिए कि आखिर ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, ये एक्ट क्यों आया, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा। उस एग्जाम्पल से, उस कहानी से आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, हमारे एग्जाम्पल के अंदर 2 लोग हैं। पहला है, आपने बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली मूवी की देवसेना, बाहुबली मूवी की देवसेना। और दूसरे हैं मैं, मोहित बंसल। ठीक है, आपके मोहित बंसल सर। तो अब बच्चों हम अपना एग्जाम्पल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार की बात है बच्चों, मेरे पास में देवसेना जी आई और बोली कि मोहित सर, ये जो सारफेसी एक्ट 2002 है, ये सर आखिर क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ, क्या जरूरत पड़ी सर इस एक्ट को लाने की, ये एक्ट आखिर क्यों आया है? तो मैं समझाने लगा, मैंने बोला देवसेना जी देख, अगर मैं पुरानी बात करूं, अगर मैं बात करूं 1970s के टाइम की, 1970 की टाइम, तो उस टाइम पर इंडिया की कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती। उस टाइम पर जो इंडियन कंपनीज थी, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा ऐसी अच्छी नहीं थी। और उससे भी पुराने टाइम पर तो कंपनीज क्या करती थी, वो कंपनीज बैंक से जाकर लोन लेती थी और बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता था, क्योंकि ये बैंक का काम है, बैंक इसी से ही तो अपना बिजनेस चलाता है।
बैंक लोन देता है, उस लोन पर इंटरेस्ट कमाता है, बाद में पूरा लोन का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ले लेता है, तो जो इंटरेस्ट आया वो उसकी कमाई है। इस तरह से बैंक का बिजनेस चलता है। तो पहले जो कंपनीज हुआ करती थी, उन कंपनीज को पैसे की बहुत जरूरत थी, आज भी है, आज भी है, पहले भी थी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जब कंपनीज या लोग, पर्सन बैंक से लोन लेते थे तो बैंक लोन दे देते थे, और बहुत बार तो लोन अनसिक्योर्ड होता था, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ लिया नहीं जाता था। अब होता क्या था, उस कंपनी ने या उस पर्सन से, बैंक से लोन तो ले लिया पर रीपेमेंट नहीं करता था। अब बेचारा बैंक टेंशन में आ जाता, बैंक बोलता यार ये क्या बात हुई, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना था, मुझे अपना धंधा बढ़ाना था। पुराने टाइम पर बैंक का बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं था, ऐसा नहीं था कि हर कोई लोन ले रहा है जैसे आज के टाइम पर लोन ले रहे हैं, हर कोई लोन नहीं लेता था, ज्यादातर कंपनीज लोन लेती थी या कुछ लोग लोन लेते थे, तो बैंक अनसिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड कर देता था पहले। अब लोगों ने अनसिक्योर्ड लोन तो ले लिया, उन्होंने गिरवी तो कुछ नहीं रखा, उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे तो कुछ नहीं रखा, लेकिन जब मैच्योरिटी डेट आई, जब पैसा वापस करने का वक्त आया, टाइम आया, तो वो लोग पैसा वापस नहीं करते थे। बैंक बोलता था यार मेरे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरा लॉस होता जा रहा है, मेरा बैड डेट होता जा रहा है, तुम लोग मेरे से लोन तो ले रहे हो लेकिन उसे टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से बैंक का लॉस, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, मेरे पास में तुम्हारी कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पे रखी भी नहीं है, गिरवी भी नहीं है जिससे मैं अपना पैसा रियलाइज कर लूं। तो इस तरह से बैंक के बहुत लॉस हो रहे थे, बैंक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ते जा रहे थे, और बैंक को और इंडिया की गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई, बैंक को और इंडिया की गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई, उन्होंने बोला कि एक ऐसा एक्ट लाया जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए जिस कानून के अंदर हम किसी रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करें, और वो रिकवरी एजेंट बैंक के लिए वो लोन रिकवर करके दे दे, जिससे कि बैंक का लॉस ना हो, जिससे कि बैंक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इंक्रीज ना हो, जिससे कि बैंक का जो लोन है वो बैड डेट ना बन जाए। इसलिए सारफेसी एक्ट 2002 में लाया गया। सारफेसी एक्ट का मेन पर्पस, मेन एम ये है कि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लोन दिया है और उसका लोन अब वापस उसके पास में नहीं आ रहा है, तो इस एक्ट के अंदर एक कंपनी होती है, वो कंपनी उस बैंक के लिए लोन रिकवर करके लेके आती, इसलिए ये एक्ट लाया गया। तो बच्चों जब देव सेना जी मेरे पास में आई और उन्होंने बोला कि मोहित सर ये बता दो ये सारफेसी एक्ट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, तो मैंने उनको बता दिया कि देखिए पहले नॉर्मल प्रोसेस फॉलो होता था, वो ये था कि बैंक लोन दे देते थे लेकिन काफी सारे बोरोवर्स डिफॉल्ट कर देते थे एंड लोन वापस रीपे नहीं करते थे और बैंक का लॉस हो जाता था, बैंक्स का एनपीए इंक्रीज होता जा रहा था। फिर गवर्नमेंट को और बैंक को एक एक्ट, एक लॉ, एक कानून की नीड महसूस हुई जिसके थ्रू बैंक्स अपने लोन किसी रिकवरी करने के लिए किसी को अपॉइंट कर ले और वो उनका पैसा रिकवर करके दे दे। तो फिर सारफेसी एक्ट 2002 में लाया गया जिसका मेन पर्पस था कि बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो रहे, बैड डेट हो रहे, उनको कम करा जाए, उनके बैंक के लोन को रिकवर किया जाए। देव सेना जी बोले मोहित सर चलिए मुझे ये समझ में आया कि सारफेसी एक्ट 2002 में क्यों आया था, पर्पस समझ में आ गया। पर सर मुझे ये बताओ ये जो पूरा प्रोसेस है ये आखिर क्या कहलाता है कि बैंक ने पहले किसी को लोन दिया, अब वो उसका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो बैंक किसी रिकवरी एजेंट के पास, कंपनी के पास गया, बोला मेरा ये पैसा वापस करवा दो, फिर वो पैसा वापस करवाएगा, लोन रिकवर करवाएगा। सर इस पूरे प्रोसेस को आखिर बोलते क्या है, पूरा डिटेल में समझा। मैंने बोला देखिए देवसेना जी बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझिएगा, बच्चों आप भी बड़े प्यार से समझिए। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको सिक्योरिटाइजेशन बोला जाता। मैं इसको एक कहानी के, मोहित सर बोले देवसेना से, देवसेना जी आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सपोज करें, सपोज कीजिए, मानकर चलिए एचडीएफसी बैंक के पास में रिलायंस कंपनी गई, रिलायंस कंपनी एचडीएफसी बैंक के पास गई और रिलायंस कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से बोला कि एचडीएफसी बैंक आप मुझे 50 करोड़ का लोन दे दो 5 साल के लिए।
तो HDFC बैंक ने रिलायंस को 50 करोड़ का लोन दे दिया, 5 साल के लिए लोन दे दिया और 5 करोड़ का इंटरेस्ट भी लगा दिया उसको। तो 5 साल बाद में HDFC बैंक रिलायंस से टोटल 55 करोड़ रुपए वसूल लेगा। इंटरेस्ट तो टाइम टू टाइम आता रहेगा। क्लियर? अब मैच्योरिटी डेट आ गई, मतलब 5 साल खत्म होने पर आ गए, लेकिन रिलायंस जो है वो HDFC बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहा है। 5 साल होने पर आ गए, लेकिन जो रिलायंस कंपनी है वो HDFC बैंक का जो पैसा है वो वापस नहीं कर रहा है मैच्योरिटी डेट। तो अब HDFC बैंक बोला कि यार मेरा तो लॉस हो रहा है, मेरा तो ये रिलायंस को जो मैंने लोन दिया है ये मेरा बैड डेट बन जाए। तो HDFC बैंक को ध्यान आया कि यार सार्फेसी एक्ट 2002 में आ गया और उसके अकॉर्डिंगली एक कंपनी होती है जिसको ARC बोलते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी मुझे मेरा लोन रिकवर करवा दी। तो HDFC बैंक ने XYZ लिमिटेड कंपनी को बुलाया। ये XYZ कंपनी कौन है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसका काम क्या होता है? लोन रिकवर करवाना। तो HDFC बैंक ने ARC कंपनी को बुलाया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्रोसेस बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले HDFC बैंक ने रिलायंस को लोन दिया, लोन 5 साल के लिए दिया। टोटल कितना पैसा रिकवर करेगी HDFC बैंक? 55 करोड़, 55 करोड़। लेकिन रिलायंस नहीं रीपे कर रही है, तो HDFC बैंक ने XYZ लिमिटेड कंपनी को बुलाया और क्या बोला? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। HDFC ने XYZ से बोला कि देखो XYZ, आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो, आपको सार्फेसी एक्ट के अंदर बनाया गया है, आप सार्फेसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। आपका मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप बनाई गई हो वो ये है कि आप हमारे जैसे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका लोन डूब रहा है हमें रिकवर करवाओ। कैसे? कैसे? वो लोन जो हमारा है, जो रिलायंस से हमें पैसा रिकवर करना है, वो मैं आपको बेच दूं। HDFC बैंक XYZ लिमिटेड मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना लोन बेच रही है। HDFC बैंक बोल रही है कि देखो मुझे रिलायंस से 55 करोड़ रुपए मिलेंगे लीगली, पर वो दे नहीं रही है। मैं आपको अपना लोन बेच रहा हूं, मैं आपको अपना लोन बेच रहा हूं, आप डिस्काउंटेड रेट पे परचेज कर लो मुझसे। मान लो 55 करोड़, 55 करोड़ रुपीस मुझे रिलायंस से वसूलने हैं, वो मुझे नहीं दे रहा है, मैं आपको बेच रहा हूं, आप मुझे 35 करोड़ रुपीस दे दो। 20 करोड़ का आपका प्रॉफिट, आप रिलायंस से पूरे 55 करोड़ वसूलना, या ज्यादा वसूलना अगर वो टाइम लगा दे तो और इंटरेस्ट चार्ज कर लेना उस पर। मैं आपको डिस्काउंट पर अपना लोन सेल कर दूंगा। तो बच्चे अभी आपके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि सर वो क्यों खरीदेगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे रिकवर कर लेगी। मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, एग्जांपल सुनते चलो, एंड में सब क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे दूंगा मैं। तो HDFC बैंक ने रिलायंस को लोन दिया, रिलायंस रीपे नहीं कर रहा है, इसलिए HDFC बैंक ने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो जो सार्फेसी एक्ट में बनाई गई है जिसका मेन एम है बैंक का पैसा रिकवर करवाना, हमारे एग्जांपल में वो XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसको लोन 35 करोड़ रुपीस में सेल आउट कर दिया। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसने HDFC बैंक से 35 करोड़ में ये लोन परचेज कर दिया। सर XYZ लिमिटेड कंपनी के पास में 35 करोड़ रुपया कहां से आएगा? वो XYZ कंपनी एक दूसरे बैंक के पास में गई, सपोज करो ICI बैंक के पास में, और जाकर बोली कि देखो मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, मुझको HDFC बैंक ने अपना लोन 35 करोड़ में बेचा है, तो मुझे HDFC को 35 करोड़ पे करने हैं जिससे मैं उनका लोन परचेज कर लूं, और फिर रिलायंस से पूरा का पूरा पैसा मुझे रिकवर करना।
तो तुम मुझे 35 करोड़ रुपए दे दो लोन के तौर पर। मैं HDFC से उसका लोन परचेज करना चाहती हूं, इसके लिए मैं तुम ICICI से लोन ले रही हूं। तो XYZ ने ICICI से लोन लिया 35 करोड़। वो 35 करोड़ रुपए HDFC को पे कर, अब वो रिलायंस से पैसा वसूल लेगी, उसमें से 35 करोड़ ICICI को भर देगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट भर देगी, बचा हुआ इसकी अर्निंग हो जाएगी। इस प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, सर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आखिर परचेज कर रही है पैसा, लोन को परचेज कर रही है, कल को वो रिलायंस से पैसा नहीं वसूल पाई तो सर क्या जरूरी है वो वसूल लेगी, क्या जरूरी है रिकवर कर लेगी? सर ये ICICI जो इसको लोन दे रहा है, ये सिक्योरिटी के तौर पे क्या ले रहा है अपने पास में? मैं सभी क्वेश्चंस का आपका आंसर दे दूंगा। एक बार पहले यहां तक इसको समझ लो, फिर मैं दे दूंगा आपके सबको। मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकता है आपके माइंड में। जब देव सेना ने मेरे से, मोहित बंसल सर से ये बोला कि सर आपने मुझे ये तो समझा दिया कि सार्फेसी एक्ट 2002 में इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था जिससे कि एक ऐसा एक्ट बन जाए जिसके अंदर एक ऐसा रिकवरी एजेंट, एक ऐसी कंपनी बन जाए जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो लोन, जो बैड डेट बन रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उसको रिकवर करा दे। मुझे ये बताइए सर, ये जो रिकवर कराने का पूरा प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है, ये प्रोसेस कैसे होता है? मैंने बोला कि देव सेना जी, इस प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन के नाम से बोला जाता है। ये प्रोसेस आखिर एक्चुअली में होता कैसे है? पहले HDFC बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया, अब वो कंपनी रीपे नहीं कर रही है तो HDFC बैंक अपने लोन को किसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देती है। वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस लोन को डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज कर लेती है और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पेमेंट करने के लिए किसी दूसरे बैंक से लोन लेकर आती है, इस बैंक को पैसा देती है, फिर इस कंपनी से पैसा रिकवर करती है, उसमें से इसका लोन चुकाती है, बचा हुआ उसकी अर्निंग। अब आपके, और इस पूरे प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन बोला जाता है। अब आपके क्वेश्चंस, सर ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है XYZ लिमिटेड HDFC बैंक से लोन खरीद रही है, सर कल को अगर ये नहीं रिकवर कर पाई, कर लेगी? सर कैसे कर लेगी? अरे ऐसे कर लेगी क्योंकि इसके पास में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है SARFAESI एक्ट, तभी तो ये एक्ट, तभी तो ये कानून बनाया गया, एक्स्ट्रा पावर्स दी गई। अच्छा सर चलो मान लिया कर लेगी, मान लो सर बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें नहीं कर पा रही है ये रिकवर लोन, तो क्या होता है ना, अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में जाओगे, ये फिर आपके लॉ का पार्ट नहीं बचता, ये आपके FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पार्ट आ जाता है। वहां पर भी ये चैप्टर पढ़ते हो आप। फर्क इतना है, वहां पर आप इसको फैक्टरिंग के नाम से पढ़ते हो और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को वहां पे फैक्टर बोलते हो आप। होता क्या है, जब ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी HDFC से लोन परचेज करेगी ना, तो पहले ये देखेगी कि मैं इससे रिकवर कर पाऊंगी कि नहीं, और ये इससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि मैं आपसे लोन लोन तो परचेज कर रही हूँ, कल को रिकवर नहीं हुआ तो हमारा जो लॉस होगा वो कैसे कैसे होगा, मैं पूरा उस लॉस को झेलूंगी या फिर उस लॉस को आप बेयर करोगे, या फिर हम लोग 50-50 के रेशियो में बेयर करेंगे, ये पहले से इनका एक एग्रीमेंट बन। अच्छा दूसरी बात, सर ये जो ARC कंपनी है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी XYZ लिमिटेड, ये किसी दूसरे बैंक से लोन लेने के लिए गई थी 35 करोड़ का, ये इसको सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखेगी, ये इसको सिक्योरिटी के तौर पे राइटिंग में लिख कर देगी, हम उसे सिक्योरिटी रिसिप्ट बोलते हैं, लिख के देगी, अपने लेटर हेड पे लिख के देगी कि मैंने आपसे 35 करोड़ का लोन लिया है, इतना इंटरेस्ट बनता है, इतने टाइम में आपको रीपे हो जाएगा, अदरवाइज ये जो लोन मैंने खरीदा है वो आपके नाम हो जाएगा, ऐसे लिख के दे। स्टूडेंट बोलता है सर अब तक आपने जो मुझको कहानी सुनाई है उससे पूरा समझ में आ गया कि आखिर ये SARFAESI एक्ट क्यों आया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस एक्चुअली में कैसे होता है, आपने प्रैक्टिकली इसको समझा दिया। एक चीज और समझा दो सर मुझको अभी, वो सर आप मुझे ये समझा दो कि आपने अभी जो एग्जाम्पल पढ़ाया उसके अंदर जो पार्टीज थी उनको लीगली किस किस नाम से पुकारा जाता है? देखो भैया, एक होता है इशुअर, जिसे हम क्रेडिटर भी बोल सकते हैं या ओरिजिनेटर भी बोल सकते हैं। वो होता है वो बैंक जिसने लोन दिया। सोचो, अगर HDFC बैंक ने लोन दिया ही नहीं होता
तो ये पूरी स्टोरी ओरिजिनेट स्टार्ट ही नहीं हुई होती। तो इस पूरी स्टोरी का ओरिजिनेटर कौन है? HDFC बैंक, जिसने लोन को इशू किया है, जो कि अब अपना लोन वापस मांगता है, क्रेडिटर। अच्छा, बोरोवर कौन है? रिलायंस कंपनी, जिसने लोन लिया। और याद रखिएगा बच्चों, मैच्योरिटी डेट तक उस पर्सन को हम बोरोवर बोलते हैं। और अगर मैच्योरिटी डेट आ गई और फिर भी उसने रीपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दी, तो हम फिर उस पर्सन को डिफॉल्टर बोलने लग जाते हैं। क्लियर? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? ये एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा ये सारफेसी एक्ट में भी रजिस्टर्ड है। आरबीआई से इसने लाइसेंस लिया हुआ है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करने का। ये कंपनी तो है, तो कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड है, प्लस ये सारफेसी एक्ट में भी रजिस्टर्ड है। इसका मेन पर्पस है बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन परचेज करके और फिर लोन रिकवर करना। तो तीन पार्टीज हो गई आपके इसमें। बच्चों यहां तक मैंने जो आपको समझाया, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और आपके कोर्स में जो मैंने ये जो पूरी स्टोरी आपको अभी तक सुनाई है ना, ये यहाँ पर लिखी हुई है एज इट इज। फर्क इतना है, मैंने उसको स्टोरी की फॉर्म में आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया, बहुत ही इजीली समझा। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोगों ने देखा आखिर सारफेसी एक्ट क्यों आया था, और ये सारफेसी एक्ट के अंदर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, और एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम इस चैप्टर में देखेंगे अगर आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते हैं तो क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं, किससे लाइसेंस लेना पड़ता है ना, ये सब चीजें हम देखेंगे। अब एक बार हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्कैनर हम सॉल्व करेंगे, वो आपको पता है हम हर चैप्टर में करते हैं। सबसे पहले आ जाता है असेट रिकंस्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से समझ लें, असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये दोनों चीजें अलग है। ये दोनों चीजें अलग है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, प्लस सारफेसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, प्लस उसने आरबीआई से लाइसेंस लिया हुआ है एज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करने। क्वेश्चन आता है असेट रिकंस्ट्रक्शन क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है जो हमने लोन दिया था उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करोगे। आज सपोज कीजिए कि हम अपने एग्जाम्पल में चले जाते हैं। अब सपोज कीजिएगा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बोला, XYZ लिमिटेड रिलायंस के पास गई, रिलायंस से जाकर बोली कि देखो तुमने HDFC बैंक से लोन लिया था, इतना तुम्हारा पेमेंट बनता है जो वापस करना चाहिए, तुमने किया नहीं है, मैंने वो लोन खरीद लिया है, तुम पेमेंट मुझे करो। अब या तो मुझे तुम कैश दे दो, या तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, या फिर तुम मुझे उतने अमाउंट के गुड्स दे दो जिससे मैं अपना पैसा रिकवर कर लूं। हम उसको बोलते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन। मतलब वो चीज, वो थिंग, या तो वो पैसा है, या वो प्रॉपर्टी है, या वो गुड्स है, या वो कोई राइट है, अधिकार है, मतलब वो चीज जिसके थ्रू मेरा पैसा रिकवर हो रहा है, उसे हम बोलते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन। और उसे रिकवर कर कौन रहा है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सपोज करो कि रिलायंस कंपनी ने XYZ को बोला कि ठीक है, मैं तुमको अपनी एक प्रॉपर्टी नाम पे कर देती हूं, उस प्रॉपर्टी की कीमत 60 करोड़ है, तुम उसे बेच के अपना पैसा रियलाइज कर लेना, बचा हुआ पैसा मुझे वापस दे देना।
तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ये है असेट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब असेट को मैंने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, वापस अपने पास में मेरी, मतलब जो लोन मैंने दिया था वो लोन अब बेड डेट बनने जा रहा था, लेकिन मैंने उसको वापस अपने पास में रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, वापस मैंने अपने आवास में लेकर आ गए, अब वो बेड डेट नहीं बने। और इसको रिकवर किया किसने? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्स वाई जेड। क्लियर? तो बच्चों यहां तक आपको ये दोनों डेफिनेशन एक ही बार में समझ में आ गई, वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बोला। आगे चलते हैं बोरोवर, ये मैंने अभी अभी आपको समझाया। बोरोवर वो पर्सन है जो कि कंपनी भी हो सकती है या आर्टिफिशियल पर्सन या हम जैसा मेरा आपकी तरह इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल पर्सन, जिसने लोन लिया है और लोन उसको वापस करना, उसने कोई गिरवी रखा है, कोई भी चीज मॉर्टगेज वॉर्टगेज करी। क्लियर? स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे सर एक डाउट है। सर अगर किसी ने खुद ने लोन लिया तो वो बोरोवर है। सपोज कीजिए सर लोन लेने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी एचडीएफसी बैंक गए, अगर ये लोन ले रहे हैं तो ये बोरोवर है, आता है समझ में सर। पर सपोज कीजिए सलमान खान ने एचडीएफसी बैंक को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ब्याह पे गारंटी दे दी कि अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपका लोन रीपे नहीं कर पाए तो मैं कर दूं, उस केस में सलमान खान भी बोरोवर है। क्लियर है बच्चों? आगे चलो। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब जो लोन लिया गया है और उसको एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी डेट पर रीपे करना है, अगर वो उस दिन रीपे नहीं होता है, जो बोरोवर है वो डिफॉल्टर बन जाता है, वो उस असेट को वापस पे नहीं करता है, तो उसको डिफॉल्ट बोला जाता है। नॉन पेमेंट ऑफ डेट, उसको डिफॉल्ट बोला जाता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? आगे चलते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं बच्चों, ये आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा। होता क्या है, सपोज कीजिए बैंक ने लोन दिया रिलायंस को 5 साल के लिए, 5 साल एक्सपायर मतलब खत्म हो गए और कंपनी ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, रिलायंस कंपनी ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता कि एचडीएफसी बैंक डायरेक्टली असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बुला लेती है, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट। एक्चुअली में क्या होता है, पहले जो ये बैंक होता है ना, ये बैंक एक लीगल नोटिस देता और उसमें लिखता है कि आपको 90 दिन दिए जा रहे हैं, आपका मेच्योरिटी डेट खत्म हो गया है, आपको मेरे को पेमेंट कर देना चाहिए था एक्चुअली में, पर आपने नहीं किया, कोई बात। अब आपको नोटिस दे रहे हैं हम, लीगल नोटिस, और 90 डेज का टाइम दे रहे हैं अब भी चाहे से मेच्योरिटी डेट खत्म हो गई, 90 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप हमें हमारा पैसा वापस कर दो, अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाए और आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे या कुछ भी ऐसा। यार ये बात समझ में? तो अगर मान लो कि 90 डेज भी निकल गए, 90 दिन भी निकल गए और फिर भी उस कंपनी ने पैसा नहीं किया, तो वो डिफॉल्ट की कैटेगरी। यहां तक की बात आपको समझ में आई? आगे चलते फाइनेंशियल असेट। बच्चों जो हमने अभी असेट रिकंस्ट्रक्शन बोला था ना, वही फाइनेंशियल असेट है। फाइनेंशियल असेट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको पैसा दिलवा रही है, हो सकता है वो कैश है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी है, हो सकता है गुड्स है, हो सकता है आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है वो मेरे नाम पे कर दिया कि जब ये इंश्योरेंस मैच्योर होगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। कोई भी ऐसी चीज
जो आपको आपका पैसा रियलाइज करवा रही है, आपको आपका पैसा दिलवा रही है, उसे फाइनेंशियल असेट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बच्चे, फाइनेंशियल असेट का मतलब कोई भी डेट, मतलब रिसीवेबल जो आपको आपका पैसा रिकवर करवा रहा है ना। कोई भी क्लेम हो सकता है कि हाँ भैया मुझे मैंने आपको पैसा दिया था, लोन दिया था, लाओ मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, तो मैं आपसे क्लेम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए फाइनेंशियल डेट है। कोई चीज आपने मेरे पास में मॉर्गेज कर दी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो मॉर्गेज कर दी तो मतलब प्रॉपर्टी गिरवी है, उसको बेच के मैं पैसा रियलाइज कर लूंगा, वो फाइनेंशियल असेट है ना। या फिर मुझे किसी ना किसी तरह का राइट है, अधिकार है मेरे पास में, मैं आपसे पैसा ले सकता हूँ। या आपने कोई प्रॉपर्टी मेरे पास में रखी हुई है ना। या कोई टेंजिबल असेट है, आपने अपने बहुत सारे लैपटॉप्स मेरे पास में रख दिए, आईफोन मेरे पास में रख दिए, अपनी गाड़ियां मेरे पास में रख दी, जिनको बेचकर मैं पैसा रियलाइज कर सकता हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपका पैसा वापस करवाती है, उसे फाइनेंशियल असेट बोला जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। अच्छा बच्चों, एक चीज समझिएगा, बड़ी सिंपल सी बात बता। सबसे पहली बात तो ये बताइए असेट क्या हो। असेट बच्चों कोई भी ऐसी चीज जो आपकी प्रॉफिट को बढ़ाती है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे सलमान खान सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी बॉडी के लिए, तो उसकी जो बॉडी है वो उसकी असेट। एग्जाम्पल के तौर पर सचिन तेंदुलकर जो है, उसकी इतनी अच्छी बैटिंग है उसके पास में कि वो उसकी असेट है। समझ रहे हो? असेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी प्रॉफिट को बढ़ा रही है, आपकी इमेज गुडविल को बढ़ा रही है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, हम उसे अपने लिए असेट। मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक जो लाए हुए हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स अभिषेक जैन, निशा गुप्ता, दीक्षा खेड़ावत, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये जो पढ़ाते हो ना, उस वक्त आप सिंपल सी चीज को या हार्ड चीज, कितना भी हार्ड टॉपिक है, आप जब उसे कहानी के तौर पर बताते हो ना, ऐसे एग्जाम्पल्स देकर, हमें एकदम क्लियर हो जाता है। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हो, तो हमें वो चीज और क्लियर हो जाती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन भी कैसे आएगा, हमें हाथ की हाथ पता चल गया। फिर आप साथ में टेस्ट भी लेते हो रेगुलर। सर ये आपकी असेट है, इसलिए स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस इतना ज्यादा परचेज। तो उसी तरह से बच्चों, बैंक क्या करता है? लोन देता है, और लोन जब देता है तो उस पर वो लोन का पैसा तो वापस ले लेता है, साथ में इंटरेस्ट भी कमाता है। तो ये जो लोन देना है, ये बैंक का असेट है। बैंक इसे अपनी बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में लिखता है। अरे मेरी बात समझ में आता है? अब सोचो बच्चों, किसी बैंक ने लोन दिया, तो उसने तो असेट सोच कर दिया कि यार मैंने लोन दिया, ये मेरा काम है लोन देना, जिससे मेरे पास पैसा वापस आएगा, साथ में इंटरेस्ट आएगा, मेरी कमाई होगी। कल को अगर वो लोन बैड डेट बन जाता है, अगर वो लोन अनपेड रह जाता है, अगर वो लोन सब स्टैंडर्ड हो जाता है, सब स्टैंडर्ड का मतलब वापस नहीं आ रहा है, डाउटफुल, कि यार अब तो ये डूबेगा मेरा पैसा, तो इसका मतलब है बैंक का वो असेट, मतलब वो लोन अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग, उसको पैसा कमाकर नहीं दे रहा। अगर किसी बैंक ने लोन दिया, तो बैंक क्या करता है? उसे अपनी असेट साइड में लिखता है, और फिर जब वो डाउटफुल बन जाता है, तो फिर उसमें लिखता है कि यार प्रोविजन फॉर बैड डेट है, शायद वापस नहीं आए, और जब ये क्लियर हो जाता है वापस नहीं आ रहा, तो फिर वो बैड डेट नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है। यही बात एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी हुई है। और देखिए बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार आया भी है एग्जाम में कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या। आगे चलते हैं। सिक्योरिटाइजेशन मैंने आपको अभी अभी बताया। सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना लोन बेचती है और खुद को सिक्योर कर लेती है, इसे बोला जाता है सिक्योर। आप अगर चाहो तो शॉर्ट में मैं आपको एक लिखवा रहा हूं, आप ऐसे लिख लो, आप लिख लो मेरे साथ साथ।
मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पर, आप लिख लो बच्चों। सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच a bank or financial institution get itself secured by selling its loan to ARC, asset reconstruction. क्लियर है स्टूडेंट? आप ऐसे भी लेकर आ सकते हो, ये भी इजी है। बस इतना याद रखिए, इसके सेक्शन जरूर याद रखिए बच्चों। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि देखिए, बता देता हूं मैं यहाँ पर एक। सबसे पहले तो क्वेश्चन आया है असेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। वो मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में पहली में बताया था। असेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू आप अपना पैसा रियलाइज कर पा रहे हैं। क्लियर है? इसी के अंदर दूसरा पूछा है फाइनेंशियल असेट, असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल असेट्स अंडर सारफेसी। तो मतलब देखा जाए तो वो असेट रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल असेट एक ही चीज होती है, बट उसको यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो बस ये आपको लिखकर आना है बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको डायरेक्टली। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने देखा कि सारफेसी एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ। उसके अलावा बच्चों हमने ये देखा कि आखिर ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके अंदर कितनी पार्टीज होती। उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी इस चैप्टर की। एंड स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस ईयर में जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो भी साथ में सॉल्व कर। बाकी का बच्चों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अगर आप ये क्लास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और आप हमारी क्लास परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारी क्लासेस को परचेज इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके कर सकते हैं। हमारी क्लासेस आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कर दें मोहित बंसल क्लासेस, आपको ऐप मिल जाएगा। वहां से आप क्लासेस परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक सब कुछ लिखवा दूंगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जब आप हमारी क्लासेस लेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है। स्कैनर आपने देखा, साथ में क्लास में सॉल्व करवाया जाता है। नोट्स आपके घर पे होम डिलीवरी होती है ऑल ओवर इंडिया। नोट्स सॉफ्ट कॉपी में भी मिलते हैं, हार्ड कॉपी में, दोनों में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ऑप्शन होता है, दोनों देते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी देते हैं, हार्ड कॉपी भी देते हैं। उसके अलावा बच्चों एमसीक्यू करवाते हैं हर चैप्टर का। जैसे एक क्लास है, इस चैप्टर के एमसीक्यू भी है, उसकी क्लासेस और नोट्स दोनों मिलते हैं। प्लस बच्चों रेगुलर टेस्ट होते हैं आप, और सबसे नॉमिनल फीस होती है, उसमें इतना सारा फीचर्स मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कीजिए बच्चों। क्लासेस पूरा सीएमए का मॉड्यूल कवर है, स्कैनर कवर है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी, आपके घर पे नोट्स पहुंच रहे हैं। एमसीक्यूज के नोट्स क्लासेस दोनों मिल रहे हैं, प्लस रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट में आपको आंसर लिखने का तरीका भी समझा। बहुत बार बच्चा ये बोलता है कि सर मेरे को आंसर तो आता है, पर उसे लिखते कैसे है वो तरीका नहीं आता, वो भी समझाते हैं। टेस्ट में जब आप अपनी कॉपीज भेजते हो, उसे चेक करके देते हैं, उसके बाद में जूम पर मीटिंग करके आपको बताया जाता है कि बच्चों देखो ऐसे ऐसे आंसर लिखना चाहिए था, आपने अपने आंसर में ये गलती कर। तो स्टूडेंट्स, क्लास परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्लास परचेज कर सकते हैं, कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।